यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो यह एक समस्या बन जाती है कई बार छोटे बिजनेसमैन के लिए, और उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकम टैक्स में एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको जो इनकम टैक्स देना होता है वह भी सबसे कम देना होता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, जिसको इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कुलदीप सिंह इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। आज हम प्रिजम्पटिव स्कीम पर पूरी विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, यह पूरी चर्चा करेंगे। बने रहें वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, प्रिजम्पटिव स्कीम में अलग अलग करदाताओं को अलग अलग सेक्शन में कवर किया गया है, जैसे कि सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE। अब इसकी बात करते हैं। इसको प्रिजम्पटिव की का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा आप अपने खातों को ऑडिट करवाने की समस्या से भी बच जाते हैं। इस स्कीम में आपके बिजनेस की इनकम के ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर के एक निश्चित एक परसेंट को आपकी इनकम मान लिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी इसमें 6% भी है, 8 भी है और 50% भी आता है। तो अभी बात करेंगे इसमें कौन से में कितने कितने कवर होते हैं। यदि आप एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अपना लेते हैं, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, तो आपको अगले 5 वर्ष तक इसे फॉलो करना पड़ेगा, इसको ही जारी रखना पड़ेगा। अगर आप इन 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष में इस स्कीम को नहीं अपनाते तो यह स्कीम आपको अगले 5 वर्षों तक उपलब्ध नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपने असेसमेंट ईयर 17-18 में इस स्कीम को अपनाया, उसके बाद 18-19 में भी लागू चालू रखा, उसके बाद 19-20 में इसको फॉलो नहीं किया आपने, दूसरी ITR 3 को इसमें चेंज कर दिया आपने और प्रिजम्पटिव से बाहर चले गए आप, तो आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 से लेकर 2025-26 तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वापस में नहीं ले सकते हैं। तो आपको अगले 5 साल के लिए फिर यह स्कीम नहीं मिलेगी। अब शुरू से बात करें। सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या है। सेक्शन 44AD छोटे बिजनेसमैन के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। छोटे बिजनेसमैन से मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल रिसीप्ट या टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। स्कीम को अपनाने के नियम क्या क्या होने चाहिए, क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए जब इसको अपना सकते हैं, कौन कौन है जो लोग इसमें आ सकते हैं। सेक्शन 44AD में केवल इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म को शामिल किया गया है, यानी यहाँ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को नहीं। तो इसमें HUF आएगा, इंडिविजुअल आएंगे और पार्टनरशिप फर्म आ सकती हैं। आप भारत के निवासी होने चाहिए, यानी कि आप नॉन रेजिडेंट के लिए यह स्कीम नहीं है, आप रेजिडेंट होने चाहिए। इसकी दूसरी शर्त ये होती है। तीसरा, जिस बिजनेस के लिए है स्कीम अपनाना चाहते हैं उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा है, यह स्कीम उन पर्सन्स के द्वारा नहीं अपनाई जा सकती है जो कि सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA या 80HS से 80 RRB तक की डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो वो पर्सन इसको नहीं अपना सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 44AD में आपको बिजनेस की ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर के 8% के बराबर आपकी इनकम मानी जाएगी, और इस इनकम में से किसी भी तरह के खर्चों को क्लेम करने की अनुमति नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक वर्ष में 10 लाख रुपए की सेल हुई, तो आपको 10 लाख का 8% आपका प्रॉफिट माना जाएगा। 8% फिक्स प्रॉफिट हो गया, उसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं क्लेम किया जाएगा। अब इसमें 8% और दूसरा एक 6% का भी है। तो 6% में क्या होता है, यदि आपकी जो रिसिप्ट या सेल है
वह आपकी डिजिटल मोड में प्राप्त की गई हो, जैसे कि अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या NEFT RTGS के थ्रू अगर आई है तो उसमें आप 6% का प्रॉफिट रखेंगे। अपनी सेल का मिनिमम होता है, ज़्यादा आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा 8 और 6 आपको रखना होता है। 8% वाले में आप उसमें कैश भी आया आपका और चेक भी आए तो वो 8 होगी उसमें, और जिसमें डिजिटल मोड से हुई है तो 6% आपको कम से कम रखना होता है। इसमें अब बात करेंगे यह स्कीम किन लोगों के लिए नहीं है। पर्सन्स नॉट एलिजिबल, कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। जो लोग हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज सेक्शन 40AE के अंदर आते हैं। ये जो लोग हायरिंग या लीजिंग, गुड्स कैरेज का बिजनेस करते हैं तो वो 44AE में आएंगे, 44AD में नहीं। दूसरे ऐसे पर्सन जो कि एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा, कमीशन व ब्रोकरेज की इनकम करने वाले पर्सन्स इसमें कवर नहीं होते हैं। चौथा, ऐसे पर्सन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है वह इसमें नहीं आते। प्रोफेशनल्स आते हैं सेक्शन 44AD के अंदर, तो यह लोग 44AD नहीं कर सकते। इसके बाद 44ADA, सेक्शन 44ADA उन रेजिडेंट के लिए है जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं और उस प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिप्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अधिक नहीं है। इसमें कौन से प्रोफेशन है मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लीगल आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर और दूसरे प्रोफेशन जो कि CBDT द्वारा नोटिफाई है शामिल किए जाएंगे। टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44ADA, इस पर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है 44ADA में। इस सेक्शन में आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम पर तभी अपना सकते हैं जब आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं और आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से अधिक नहीं है। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आपकी कुल रिसीप्ट के 50% को आपकी इनकम माना जाता है और इस इनकम में से किसी भी खर्चे के कटौती की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि कुल रिसीप्ट का 50% आपकी नेट इनकम माना जाएगा और इस इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। यदि आप यह स्कीम नहीं अपनाते हैं तो नॉर्मल स्कीम में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल रिसीप्ट माइनस एक्सपेंसेज। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अपनाने का फ़ायदा यह है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना ज़रूरी नहीं है और दूसरा आपको एक फिक्स रेट पर प्रॉफिट रखना होता है। अब बात करेंगे सेक्शन 44AE जो ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। यह स्कीम उन करदाताओं के लिए है जो प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरेज के बिजनेस में लगे हुए हैं। सेक्शन 44AE सभी तरह के करदाताओं द्वारा अपनाई जा सकती है, यानी कि चाहे आप इंडिविजुअल हों या HUF हों या पार्टनरशिप हों, आप इस सेक्शन में इस स्कीम को अपना सकते हैं। लेकिन यह स्कीम आपके द्वारा तभी अपनाई जा सकती है जब आपके पास वर्ष में किसी भी समय 10 वाहनों से ज़्यादा वाहन नहीं हो, मतलब आपके पास 10 वाहन से कम होने चाहिए तो ही आप इस स्कीम में आ सकते हैं। आप प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरेज के बिजनेस में लगे हुए हों, अगर आप पैसेंजर कैरिंग व्हीकल या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस करते हैं तो यह स्कीम नहीं अपना सकती। सेक्शन टैक्सेशन कैसे किया जाता है इसमें 44A के अंदर। इसमें इस सेक्शन में आपके द्वारा वाहन कितने समय तक रखे गए हैं के आधार पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इस स्कीम में 7500 प्रति वाहन प्रति महीने के हिसाब से इनकम मानी जाती है। यदि कोई वाहन 1 महीने से कम भी रखा गया है तो इसे भी पूरा महीना माना जाएगा। वाहनों की कैलकुलेशन करते समय भारी वाहन जो 12 MT ग्रॉस वेट से अधिक और हल्के वाहन 12 MT ग्रॉस वेट के बराबर या कम में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, आपके पास 8 ट्रक हैं और आपने 44AE में को अपना रखा है और आपके पास यह ट्रक 8 महीने और 10 दिन तक रहते हैं तो 10 दिन को भी पूरा महीना माना जाएगा। 8 महीने और 10 दिन को तो इसके 9 महीने माने जाएंगे। और इसकी कैलकुलेशन के लिए
9 महीने के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 7500 इंटू 9 इंटू 8 ट्रक, ऐसे कैलकुलेशन की होगी। लेकिन यदि आप इस लिमिट से अधिक इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप इस स्कीम को अपनाते हैं तो कम से कम आपको 7,500 प्रति महीना प्रति वाहन के हिसाब से इनकम रिपोर्ट करनी होती है। सीधा सीधा इसका यह हिसाब होता है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इनके ऊपर क्या होता है उस पर बात करते हैं। यदि आपने सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE में अपना रखा है तो भी आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनी रहेगी। एडवांस टैक्स आपको जो जमा करना है वो करना होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन इन स्कीम में फ़ायदा यह है कि आपको एडवांस टैक्स का भुगतान अलग अलग किस्तों के बजाय सिर्फ एक किस्त में करना होगा, यानी कि 15 मार्च से पहले। आपको जो किस्तों में देना होता है उनमें नहीं, आपको मार्च में देना होता है। प्रिजेम्पटिव टैक्सिंग स्कीम अदर फीचर्स क्या है इसके। यदि आपने किसी वर्ष में इनमें से किसी स्कीम का चुनाव किया है लेकिन आगे के किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम इस सेक्शन में निर्धारित % से कम है तो आप इन स्कीम के चुनाव नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी होंगी और सेक्शन 44AB में अपने खातों की ऑडिट करवानी पड़ेगी। प्रिजेम्पटिव टैक्सिंग स्कीम को अपनाने पर किसी भी बिजनेस एक्सपेंस डेप्रेशन को शामिल करते हुए की छूट नहीं दी जाएगी। इस सेक्शन में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट के भुगतान की छूट प्राप्त नहीं होगी। अगर आपके एक से अधिक बिजनेस हैं तो यह स्कीम केवल उसी बिजनेस के लिए लागू होगी जिसके लिए आपने इनसे किसी स्कीम का चुनाव किया है और बाकी बिजनेस के लिए इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन लागू होंगे। तो दोस्तों यह था प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। और मैं आपको एक नया बताता हूँ कि अभी जो इसमें अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और वहाँ से आपको सैलरी जो मिलती है और इंटरेस्ट, तो आप इस स्कीम में नहीं जा सकते। इस स्कीम को आप अपना नहीं सकते हैं। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं और आपकी इनकम जो सैलरी मिली है आपको फर्म से और इंटरेस्ट मिला है आपको कैपिटल पर, तो आप इस स्कीम को नहीं अपना सकते। बाकी इंडिविजुअल सब अपना सकते हैं। ये पूरा था 44ADA का विश्लेषण कि इसमें कैसे कैसे आप कर सकते हैं और कौन लोग अपना सकते हैं, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।